तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल पढ़ के जान ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं आइल्स स्पीकिंग के मेन टॉपिक की, जो है हमारा क्यू कार्ड मेकिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपना स्कोर इम्प्रूव किया था, कैसे मैंने 8.5 स्कोर किया था आउट ऑफ 9 इन स्पीकिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरे पॉइंट्स कवर करूंगी इस वीडियो में और आप सबको बताऊंगी वो सीक्रेट फार्मूला जिसे अपना के मैंने अपना स्कोर इम्प्रूव किया था। स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ जानेंगे, तो मिस मत करिएगा, नहीं तो आपके स्कोर आपकी जिम्मेदारी पर होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूं अमनदीप कौर संगा, आपकी इंग्लिश टीचर, और मैं आज आपके लिए लाई हूं How to speak on cue card in 1 minute in IELTS speaking. How you can score 8+ band with secret tips and tricks. So first of all friends, चाहे आप BC ब्रिटिश काउंसिल या IDP कोई भी एग्ज़ाम दो, criteria is the same, structure is the same. So friends, talking about grammar, वो भी ज़रूरी है, टेंस आपका ज़रूरी है, आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, स्टोरी मेकिंग आनी चाहिए, कनेक्टर्स यूज़ करने आने चाहिए, कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, कौन सा करना है, एंड फॉलोअप्स तो ज़रूर इंक्लूड वो करने ही करने हैं जो आपको क्यू कार्ड मिले हैं, प्लस जो फॉलोअप क्वेश्चंस होंगे उनको भी आंसर करना है। ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद मैं आपको बताऊंगी, एक सैम्पल दूंगी उस टॉपिक का जो मैंने अपने एग्ज़ाम में फेस किया था, जो क्यू कार्ड टॉपिक मुझे मेरे एग्ज़ाम में आया था। मैंने 2 टाइम्स एग्ज़ाम दिया है, जनरल का एंड एकेडमिक का। तो आज मैं बताऊंगी फर्स्ट टाइम जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मुझे कौन सा क्यू कार्ड टॉपिक आया था और मैंने कैसे बोला था। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर हो, आपने कभी ज़्यादा इंग्लिश बोली नहीं है, कभी ट्राई नहीं किया इंग्लिश में किसी से बात करना, और अभी आपने सोचा है कि नहीं मुझे ओवरसीज़ जाना है स्टडी के लिए, तो उसके लिए आइल्स ज़रूरी है और आइल्स में स्पीकिंग का एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी है, जिसमें वो आपकी स्पोकन इंग्लिश की नॉलेज चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको शुरू से शुरू करना होगा, मीन्स आपको सबसे पहले वोकैबलरी सीखनी पड़ेगी। अगर तो आपको अच्छी खासी वोकेबलरी आती है फिर तो वेल एंड गुड। वोकेबलरी मीन्स आपकी लेक्सिकल रिसोर्सेज, आपको लेक्सिकल वर्ड्स की लेक्सिकल वोकेबलरी मीन्स मेन वर्ड्स, मेन वर्ब्स, मेन वर्ड्स जिनके बिना आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते, आपके नाउन्स, प्रोनाउंस, आपकी मेन वर्ब्स, इनकी जानकारी आपको होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बारी आती है टेंस की। आपका टेंस करेक्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने पास्ट में बोलना है, प्रेजेंट की बात कर रहे हो या फ्यूचर के बारे में बता रहे हो, तो ये आपको नॉलेज टेंसेस की भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी करेक्शन होनी चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन में। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आनी चाहिए कि अगर आप एक सेंटेंस में सब्जेक्ट लगा रहे हो, वर्ब लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर रहे हो, प्रेपोजिशंस लगा रहे हो, आर्टिकल्स लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी जगह कहाँ पे हैं, वो कहाँ कहाँ कैसे लगने हैं। क्योंकि सिर्फ मेन वर्ड्स आ जाने से या फिर टेंस की नॉलेज हो जाने से सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए भी आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए कि सेंटेंस को हम फॉर्म करते कैसे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का क्या एग्रीमेंट होता है। घबराइए नहीं, अगर आपको नई नॉलेज है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। मैं ऊपर भी आई बटन पे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके सारी ग्रामर चेक कर सकते हो जितनी भी मैंने अभी तक अपलोड की है। देखिए फ्रेंड्स, जब एक बच्चा बोलना सीखता है तो सबसे पहले वो मेन वर्ड सीखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मम्मा, पापा, खाना, पानी, ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद उसको पता चलता है कि इसमें मैंने टेंस भी यूज़ करना है, मतलब कि भूख लगी है, खाना खा लिया, या खाना खाऊंगा, या खाना खा रहा हूँ, तो ये बाद में पता चलता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि मैंने पूरा सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, जैसे कि मुझे भूख लगी है, मैंने खाना पहले खाया था, मैं अभी चॉकलेट खाऊंगा। तो ऐसे बच्चे को भी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ही अपनी मदर टंग में बोलना आता है। तो इंग्लिश को सीखने का भी यही तरीका है।
आप स्टेप बाय स्टेप चलिए अगर आप एक बिगिनर हो तो। लेकिन ऑलरेडी अगर आपको काफ़ी कुछ आता है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मेरे नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ पार्ट्स, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा जो हीरो पॉइंट है वो है स्टोरी मेकिंग, यानी कि आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी आनी चाहिए। अब देखिए इस बात से तो आप सभी सहमत होंगे कि हम जब भी कोई स्टोरी बनाते हैं तो पहले अपनी मदर टंग में बनाते हैं, पहले अपनी लैंग्वेज में उसको सोचते हैं, फिर उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर तभी आप एक नई स्टोरी एग्जामिनर के सामने बनाने बैठ जाओगे टॉपिक को लेके तो फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको तो सिर्फ 1 मिनट मिलता है प्रिपरेशन के लिए, उसमें आप क्या क्या लिखोगे, मुश्किल है। तो इसके लिए आपको पहले से ही कुछ स्टोरीज रेडी करके रखनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो कोई बात नहीं, मैं ये मान लेती हूँ कि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो, आप तो 1 मिनट में स्टोरी भी बना लोगे, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन कई बार उस स्टोरी में आपके कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिन पे फिर आप अटक जाते हो, फिर आप क्या करोगे, आप रुक भी नहीं सकते, आपके मार्क्स, आपके बैंड डिडक्शन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं बोलना होगा अपने टॉपिक में कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम के आया था, तो ये घूम के आना वर्ड पे अगर आप अटक गए, मैं नहीं कह रही कि आपको इसकी इंग्लिश नहीं आती, बट बाय चांस कोई ऐसा वर्ड आ गया कि जिस पे आप अटक जाओ और वही आपका मेन वर्ड हो, तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए पहले से ही एक अपनी स्टोरी बना के रखो, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन रेडी रखो। अभी आप कहोगे कि मैं कितनी स्टोरीज़ बनाऊं, ऐसे तो मुश्किल है, ऐसे तो कई हज़ारों टॉपिक्स हैं, तो मैं सबके ऊपर कैसे स्टोरी बना के रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। तो उसका भी हल है मेरे पास। आपको सभी टॉपिक्स पे एक एक डिफरेंट स्टोरी बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ही स्टोरीज़ बना के रखनी है जो आप डिफरेंट टॉपिक्स में फिट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉपिक आ जाता है अ वेल स्पेंड डे बाय यू, तो इसके ऊपर आप एक स्टोरी क्रिएट कर लो और वही स्टोरी आप काफ़ी सारे टॉपिक्स पे चिपका सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, बेस्ट डे ऑफ द ईयर, द टाइम you enjoyed much, a movie you recently watched, any recent outing you remember, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे और भी आपको टॉपिक मिल जाएंगे जहाँ पे आप एक ही स्टोरी चिपका सकते हो। अब आप मुझसे पूछोगे कि यही स्टोरी मैं इन सब में कैसे चिपकाऊँ। अरे भाई, एक स्टोरी ऐसी क्रिएट करो जिसमें आपने अपना डे अच्छे से बिताया हो, आप घूमे हो, आपने खाया पिया भी, आपने मूवी भी देखी है और उस मूवी का थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है। तो फिर ये घूम फिर के खाने पीने, मूवी देखने, ठीक है, शॉपिंग करने का, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा कुछ हो सकता है जिनमें आप ये सब कुछ ऐड कर सकते हो। तो अब यहाँ बात आती है कि आपने ध्यान किन चीज़ों का रखना है। आपने जब भी कोई स्टोरी क्रिएट करनी है तो उसमें WH वर्ड्स का ध्यान रखना है। आप अपना जब भी कोई आपको टॉपिक मिलता है, आप कहीं से ढूंढते हो या जो भी कोचिंग सेंटर में आप जा रहे हो वहाँ से आपको टॉपिक मिलता है, तो उसके नीचे आप देखे होंगे कि इस टॉपिक में आपने क्या कवर करना है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। वो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो WH क्वेश्चंस होते हैं। WH वर्ड्स इंग्लिश में पता है आपको? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, वो भी बता देती हूँ। WH वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई एंड हाउ। इन सब का आंसर जो है वो आपने देना होता है अपने क्यू कार्ड के टॉपिक में, ठीक है। व्हाट का आंसर की वो कौन सा डे था, जैसे वेल स्पेंड डे की बात आ गई तो वो कौन सा डे था। वेयर, कहाँ गए थे। वाई, क्यों गए थे। व्हेन, कब गए थे, ठीक है। देन अगेन व्हाट, आपने वहाँ पे जाके क्या किया था, राइट। एंड हाउ, कैसे किया था। तो ये सारा कुछ उसमें इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। एंड ध्यान से देखिएगा, ये व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ ही होता है जो आपको पूछा होता है अपने टॉपिक के नीचे जो छोटे क्वेश्चंस लिखे होते हैं उनमें। मैं फॉलो अप क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, जो टॉपिक के नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस अपने टॉपिक में 2 मिनट में कवर करने होते हैं, उनमें ये पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो ये भी आपकी स्टोरी में कवर हो जाते हैं अगर आप एक अच्छी स्टोरी बनाते हो तो।
मुझे नहीं पता आपको किसी ने ये बताया है या नहीं, लेकिन जब भी आप कोई स्टोरी बनाते हो तो इन WH वर्ड्स का ध्यान आपने रखना होता है कि आपने इनको इंक्लूड करना होता है, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूट ही ना जाए। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट है जिस पे हमने सुधार करना है अपने, वो है स्टोरी तो बना ली, लेकिन उसके बाद कनेक्टर्स उस स्टोरी को जोड़ना भी तो है। एक के बाद एक आप जब अपने डे वेल स्पेंड किया, राइट, तो आप घर से भी निकलोगे, कहीं जाओगे, कहीं से बाहर आओगे, खाओगे पियोगे, उठोगे बैठोगे, तो उसका टाइम भी तो आपने बताना है कि इसके बाद मैंने ये किया, उससे पहले मैंने ये किया था, इसके बाद मैं यहाँ गया था, उसके बाद मैं वहाँ गई थी, तो ये सब कुछ, इसके बाद ये किया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट तो नहीं बोल सकते हर बार, उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स आपको चाहिए। और मोस्टली आपके जो राइटिंग के कनेक्टर्स होते हैं वही आपके स्पीकिंग में भी काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, मोर ओवर, बिसाइड्स दैट, ऑल दो, हाउ एवर, बिकॉज, एंड, फर्स्टली, सेकेंडली, नेक्स्ट, but also moving further, in addition to, etc etc। ये सभी के सभी आपको याद नहीं रखने, ये सभी के सभी आपको बोलने नहीं है, याद तो आपको हो जाएंगे जब आप राइटिंग टेस्ट 2 में एंड राइटिंग टेस्ट 1 में इनको यूज़ करोगे। और क्या कहते हैं, इनमें से कुछ ही आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। एक आधा आप रिपीट भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ये नहीं है कि कोई कनेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, मैंने भी किया था, फिर भी मेरे 8.5 आए हैं। अगर मैं 8.5 अचीव कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। वैसे मेरा एक्सपेक्टेड जो था वो 8 था कि मुझे 8 बैंड तो आ ही जाएंगे, बट 8.5 वॉज चेरी ऑन द टॉप। मैं बहुत खुश हुई थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे खुश हों और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाए। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको जो 1 मिनट मिला है अपने क्यू कार्ड की प्रिपरेशन के लिए, उसका आपने प्रॉपर यूज़ कैसे करना है। मीन्स आपने अगर कुछ लिखना है, कुछ सोचना है उसके बारे में, तो वो आप कैसे मैनेज करोगे। इसके लिए आपको पहले से ही इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी वहाँ पे जाके उस 1 मिनट को स्मार्टली यूज़ कर पाओगे। अगर नहीं पहले से प्रैक्टिस होगी, फिर तो बस क्यू कार्ड ही देखते रह जाओगे और सोचते रह जाओगे। तब तक आपका जो एग्ज़ामिनर होगा वो बोलेगा दैट्स ऑल फॉर योर 1 मिनट, नाउ इट्स टाइम टू स्पीक। तो इसीलिए स्मार्ट बनिए, पहले से ही प्रैक्टिस करके रखिए। तो अब बारी आती है कि इसमें हमने करना क्या है। आपने फटाफट से अपना टॉपिक पढ़ लेना है, उसके बारे में एक स्टोरी, जो आपने काफ़ी सारी स्टोरी सोच के रखी है उसमें से एक स्टोरी चूज़ कर लो जो आपको लगता है कि इस पर बेस्ट सूट करेगी। फिर उसके जो आपके टॉपिक के नीचे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं कि आपने क्या इसमें इंक्लूड करना है, उसमें से ढूंढ लो कि आपसे क्या क्या पूछा है, व्हाट पूछा है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, कौन सा पूछा है। वो बस कीवर्ड्स, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये कीवर्ड्स आप उठा के बस अपनी वो स्लिप पे, अपनी पर्ची पे, पेज पे लिख लो, जिस पे भी आपने अपना टॉपिक के लिए कुछ लिखना है। वो सिर्फ आप वो कीवर्ड्स लिख लो, और फिर वो कीवर्ड्स जो है, जब आप अपनी स्टोरी बोलोगे तो अपना ध्यान उन कीवर्ड्स पे रखना, तो वो देखते देखते ही आप वो कीवर्ड्स को भी कंप्लीट कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट बारी आती है टाइम मैनेजमेंट की, कि आपने टाइम अपना कैसे मैनेज करना है। आपको 2 मिनट दिए हैं, आपने 2 मिनट बोलना ही बोलना है, रुकना नहीं है। अगर आपकी स्टोरी पहले ख़त्म हो जाती है कुछ ही सेकंड्स पहले, तो नो वरीज, कोई बात नहीं, आपने अपनी स्टोरी पूरी कंप्लीट की है, अपने सारे पॉइंट्स रख दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके 2 मिनट जो हैं वो कब कंप्लीट हो रहे हैं। उसके लिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए। एक वॉच अपने पास ज़रूर लेके जाओ, ताकि आप उस पर टाइम अपना देख सको जिस वॉच के साथ आपने प्रैक्टिस की है। फ्रेंड्स, अपनी एक स्टडी पेस बना के रखो जिसमें आपने बोलना है। अगर आपने मेरी वीडियोस सुनी हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं एक पेस बना के बोलती हूँ। मैं आपको सैम्पल भी अभी बताने वाली हूँ जो मुझे क्यू का टॉपिक आया था। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, आपके ही भलाई के लिए आपको ही बेनिफिट मिलेगा अगर आप पूरी सुनोगे तो उस पेस को, अपनी एक पेस बनाइए, उस पेस को फॉलो कीजिए, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 2 मिनट कब ख़त्म हो गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जिनका आपने ध्यान रखना है। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं, एक बार रिपीट करके दोबारा सुन लेना वीडियो को, ताकि सारी बातें, सारे पॉइंट्स एक बार में जो नहीं समझ आए वो दूसरी बार में पक्का आपको समझ आ जाएंगे।
तो चलिए फिर चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ जो टॉपिक मुझे आया था एग्ज़ाम में और मैंने उसको कैसे प्रेजेंट किया था फॉर 8.5. So friends, this was my topic in exam. The best surprise you give to someone, and you have to include what was it, when did you give, what surprise it was, how did you manage for that surprise, and was it liked or not by the someone. So friends, see, जो भी सैम्पल टॉपिक मतलब जो भी मैंने बोला था प्रॉपर तो मुझे याद नहीं है, बट एक सैम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा मैंने वहाँ पे बोला था. First of all, I would like to thank you for the topic, because this is the topic, this is the day actually which is very near to my heart. It is the day which I cannot forget throughout my life, because it was the day when for the first time I gave surprise to my sister, and according to her it was the best surprise of her life till now. The day I am talking here, it was the day of her birthday when I gave her the best surprise of her life. Actually, it was the day of 26th July 2021. I still remember that day. She was very happy because it was her birthday, but she did not knew that I had arranged a surprise party on her birthday. As usual, she got up early, she got dressed for her college, but nobody wished her. It was also the part of my plan. I had already told everyone not to wish her on her birthday because we wanted to give her a surprise birthday wish with birthday gifts and a big birthday cake. Moving further, when she left for college, I had taken leave from my job, so I was free to do the arrangements at home. I picked up my scooty and I rushed to the market. I bought some stuff for the decoration. Besides, I went to the cake shop. I had ordered the cake for her with her photograph on it. Then quickly I went back to home and did all the decorations and arrangements. My father had brought stuff for the guests. When she arrived at home, she cut the cake. She felt very happy to see the cake because it was having her photograph on it. She liked the gifts I had bought for her. All in all, I made her day and she thanked me for that. So that was the day I spent well with my family and the best surprise as I gave to my sister. Thank you. सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक. मुझे पता ही नहीं चला, मैं थोड़ा सा लंबा ही लेगी 2 मिनट के ऊपर, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा बोलते हो तो आपका एग्ज़ामिनर आपको रोकता नहीं है. मेरी भी एग्ज़ामिनर मुझे रोका नहीं था और मैं बोलती गई एंड दैट्स इट. आपके सामने ही है जो भी रिज़ल्ट है 8.5. तो फ्रेंड्स, इनकी फॉलोअप क्वेश्चंस के बारे में बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें मैं आपको एक और स्पीकिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगी जो मुझे सेकंड टाइम टेस्ट के टाइम पे मिला था और मैंने उसको कैसे फेस किया था, कैसे उसका आंसर किया था. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं एक नई वीडियो में. आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. सो योर इंग्लिश टीचर इज साइनिंग ऑफ. वेट फॉर द अनदर वीडियो. टिल देन, बाय बाय.